शुरू करो पहला आउट से। क्या क्या पुराना वीपी का? पूरा टॉपिक बताना दोबारा, वीपी दोबारा करवा देते हैं, नो इश्यू। होमोचार्ट वहीं पे चार्ट्स में आते हैं ना। हाँ। बस तो यहाँ पे ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ मैं एक टेबल में। बस एड्रेस नहीं है। एक्सेल लॉक कर गया, बट बेसिकली ज्यादा कुछ करना नहीं होता आपको। हम्म, क्या बोल रहा है, बोलो सही। ट्रू सीरीज ऑफ डेटा सिलेक्ट करो। वही करो, पढ़ो तो सही, यार क्या आ रहा है। बना के देखो, हो रहा है तो। मैं थोड़ा एक्सेल लैग हो गया, मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। क्या बोल रहा है, सही मिल रहा है? हाँ जी, सही आ रहा है। दिखाओ, सच में लगा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तो क्या क्या सिलेक्ट किया हमने? भाई प्रोडक्ट पे थोड़ा ना स्ट्रीम्स ऑफ डेटा चाहिए ना हमें। टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स किस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। स्ट्रीम ऑफ डेटा तो वो है ना, नंबर वाले। हाँ। ये बना लो, ठीक है। और बताइए, तो वीवी वाला पार्ट रिपीट कर दें। फ्लैश फिल बेसिकली आप कंट्रोल ही करते हो, शॉर्टकट होता है फ्लैश फिल का। एंड जैसे कंट्रोल डी करते हो ना फिलिंग के लिए, वैसे ही होता है।
बट यूजुअली फ्लैश फिल बेटर पैटर्न्स पिक करता है कंपेयर टू नॉर्मल फिलिंग से। हम्म। अच्छा। क्या चीज? अच्छा। हम्म। हम्म। हाँ, ये होता है फ्लैश फिल। भाई जो ऑटो फिल होता है उसी तरह होता है। हाँ हाँ, लेफ्ट वगैरह से हर जगह पे कर सकते हैं। हम्म। हम्म। इसमें हाँ, सेम ही तरीका है। हाँ, सेंडिंग से तो भाई अल्फाबेटिकली कर सकते हो, सेंडिंग से या न्यूमेरिकली कर सकते हो। और बताओ। हम्म। हम्म। देखो इन्फॉर्मेशन क्या मांग रहे हैं। पार्कलाइन रहती ना, जो ट्रेंड लाइन थी हमने करी थी, याद है? आप जो यहाँ पे इंसर्ट में जाते हो तो ये होते हैं स्पार्क लाइंस। इसी तरीके के तो लाइन, कॉलम और विन लॉस। हमने मैं लाइन वाला बताया था, कॉलम और विन लॉस मैंने बोला था, आपको तो ट्राई कर लेना। चीज समझ आ रही है? बीबी वाला पार्ट रिपीट कर लें या अभी डाउट्स है और? श्योर।
हम्म। हाँ, इसको बस आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, सेल का साइज बड़ा करके। हम्म। 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 क्या? हाँ हाँ, क्या लास्ट क्या पूछा हमने, क्या इसमें क्या डालूं? कॉलम इंडेक्स नंबर याद नहीं है? लुकअप में हम लुकअप का जो फॉर्मूला होता है कैसे यूज करते हैं? लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करते हैं हम। एरे हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या हुआ? बीबीए के इंटरव्यू में आता है या नहीं? आता है या नहीं? आता है या नहीं? जॉब में काम आता है ये, इंटरव्यू के बेसिस पे इतना ज्यादा नहीं होता। हम्म, किसने? तो एक्सेल का ही पार्ट है बीबीए। एक्सेल का ही पार्ट है बीबीए भी। कोड पढ़ो, कोड पढ़ के ना समझ आए तो बताओ मेरे को। ठीक है, आपको कोड दिखाता हूँ सारे। देखो, नॉर्मल इंग्लिश की तरह ही होता है। आपको पढ़ के समझ आने चाहिए, और आप नॉर्मली से हिंदी में ट्रांसलेट करके भी ट्राई करोगे, एंड इवेंचुअली आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करोगे उन चीजों के साथ, तो फिर आपको समझ आ जाएंगी चीजें। हाँ बिल्कुल स्टार्टिंग से है। कहीं पे कोई ऐसा वर्ड आ जाए, कुछ आ जाए जो नहीं पता लग रहा क्या है, उससे क्या हो रहा है, तो पूछते रहो। क्या तो रहा हूँ, पढ़ते रहो। कहता रहा हूँ, जहाँ पे पहली ऐसी चीज आए जो नहीं समझ आए, पूछ लो। जब लास्ट तक पहुंचो तो बता देना, स्क्रॉल कर दूंगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और कोई डाउट सारे अभी तक क्लियर है? करते जाओ, करते जाओ। आप लोगों को डाउट सारे स्टार्ट किया है? जो आपने समझा है, जो किया है, उसमें कोई डाउट सारे? वो सारी चीजें क्लियर हो गई? जो क्लास में जितना भी होता है वो क्लियर हो गया है, राइट? क्या? um, कुछ कुछ आइडिया। आपको एडिट नहीं किया है, ठीक है, वो भी रिपीट करा देंगे एक बार, नो इश्यू। डेटा इंपोर्टिंग वाला पार्ट है बेसिकली, कि भाई आप डेटा को इंपोर्ट कैसे करते हो, सीधा टेबल बने हुए जो आ जाते हैं, वो वाला पार्ट ना, करा दूंगा अभी। कोड आपने लिखा हुआ है सारा? सब उड़ गए? लेट मी डू वन थिंग, मैं वाला कोड ना आपको भेज देता हूँ। ठीक है, आप उसमें से अपने पास खोल के उसे रीड कर लीजिएगा। मैं उनका भी करा देता हूँ notes।
Let me send this file to you. Just give me a second. Coming, आ जाओ। ये फाइल अपलोड हो रही है, तो आप रीड कर लीजिएगा। आपको फटाफट पावर क्वेरी एडिटर बता देते हैं, ठीक है। सो पावर क्वेरी एडिटर बेसिकली मेरा एक टूल है जिससे मैं डेटा इंपोर्ट करता हूँ एक्सेल के अंदर। यूजुअली जो हमारा कॉपी पेस्ट करने वाला मेथड है वो ना एक्चुअली सही मेथड नहीं है डेटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करने का, तो इसलिए वी यूज पावर क्वेरी एडिटर जो कि एक परफेक्ट वे है टू इंपोर्ट द डेटा, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, फाइल में जाके मैं सेकंड, सबसे पहले मैंने ना ब्लैंक वर्कबुक खोल ली है, ठीक है। एमडी वर्कबुक खोल ली। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेटा के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं गेट डेटा पे क्लिक करूंगा, फ्रॉम फाइल। अब मेरा एक्सेल वर्कबुक के अंदर जो मेरा मेन डेटा सोर्स है वो मेरा एक्सेल वर्कबुक है, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। गिव इट अ सेकंड। यहाँ पे मेरे को अपना डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है कि मेरा डेटा है कहाँ पे। तो जो मेरी एक्सेल वाली फाइल थी उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये लो, ये इंपोर्ट। ये उसने ये फाइल को रीड किया, इसको पता लगा इसके अंदर भाई 3 टेबल्स हैं, तो मैं सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स पे क्लिक करके तीनों इन टेबल को इंपोर्ट कर दूंगा। टिक कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ से मैं लोड करूंगा तो सीधे सीधे ये एक्सेल में चला जाता है, बट आई वांट टू फिक्स दिस थिंग्स। मेरे को ये जो कॉलम्स है मेरे, इनको फिक्स करना है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वी गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा, एंड ट्रांसफॉर्म डेटा मेरा ओपन करता है यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। मैंने तीनों टेबल चाहिए थे, मेरे को 3 शीट्स में तीनों टेबल चाहिए थे। अब इन 3 टेबल को अगर मेरे पास लाइक प्रॉपरली सही होते, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, तो मैं सीधा लोड पे क्लिक कर देता, जो जिससे मेरा पावर क्वेरी एडिटर वाला पूरा स्टेप स्किप हो जाता है और मेरा डेटा सीधा सीधा एक्सेल के अंदर आ जाता है। बट क्योंकि मेरे इन टेबल्स के अंदर दिक्कत है, तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक किया ताकि मैं पावर क्वेरी एडिटर पे आ जाऊं और यहाँ से मैं वो सारी दिक्कतें फिक्स कर पाऊँ, ठीक है। ये है मेरा एक पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। इसमें जो रो आईडी है इसको सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ मैं, राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया बस, ठीक है। अब इसके अंदर ना कंट्रोल जेड नहीं होता मेरे पास। मान लो कुछ रिमूव किया, मेरे को वापस लाना, मैं कंट्रोल जेड नहीं कर सकता, ठीक है। व्हाट आई हैव टू डू इज, यहाँ पे ना अप्लाइड स्टेप्स का एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर ही देखो ना, मैंने जैसे कॉलम रिमूव किया, एक रिमूव कॉलम का स्टेप आ गया, इसका एक क्रॉस दिख रहा है, इस क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो स्टेप हट जाएगा और ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप बताता हूँ क्या क्या कर हमने। रो आईडी में से रिमूव कर दिया था, ठीक है। ऑर्डर आईडी में से रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए थे ताकि डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाए, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास ये 3 जो टेबल थे, इसके अंदर ना ऑर्डर्स का जो टेबल था, अच्छा नहीं, पहले ये वाला देखो। पीपल रिटर्न में एक प्रॉब्लम है कि जो मेरा एक्चुअल कॉलम के नाम है वो फर्स्ट रो की तरह यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, और कॉलम के नाम कॉलम 1 कॉलम 2 की तरह दिख रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए वी सिंपली डू यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये ऊपर ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पर क्लिक करूंगा, फिक्स हो गया। सेम इश्यू है मेरा रिटर्न्स के साथ, मैं वही करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ठीक है। उसके बाद मैं ऑर्डर वाले टेबल पे आता हूँ। अब मैं अगर अपना ऑर्डर वाला टेबल देखूँ तो काफी बड़ा टेबल है ये, इसके अंदर काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और इसमें मैं देखूँ कि भाई ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर कस्टमर आईडी और कस्टमर की भी सारी इन्फॉर्मेशन है, फिर प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट की भी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं इस वाले टेबल को ना स्प्लिट कर लूंगा, ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन अलग कर दूंगा, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन अलग कर दूंगा, प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन अलग कर दूंगा। गेटिंग योर पॉइंट, ठीक है। कैसे करूंगा, अब देखो, जो मैं टेबल नए नए टेबल बनाऊंगा ऑब्वियसली, जो नए टेबल बनाऊंगा उनका नाम भी ऑर्डर्स कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स रहेगा। यहाँ पे बस ऑर्डर्स के नाम से वाला टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैं पहले इसको रीनेम कर दूंगा मास्टर पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और बस रीनेम कर दिया मास्टर, इसका नाम मास्टर हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसका नाम मास्टर हो गया। अब मैं बनाऊंगा इसके रेफरेंसेस, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट नहीं करूंगा, मैं बनाऊंगा रेफरेंसेस, ठीक है। रेफरेंसेस क्या होते हैं,
कि भाई बेसिकली अगर मैं मास्टर के अंदर कुछ भी चेंज करूंगा ना, तो उसके जितने भी रेफरेंसेस हैं सब में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। बट अगर मैं इनके रेफरेंसेस के अंदर कुछ भी चेंज करूंगा तो वो चेंजेस मास्टर में नहीं आएंगे। गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, मैंने इसके 3 रेफरेंस बनाऊंगा, एक कस्टमर्स के लिए, एक प्रोडक्ट्स के लिए, एक ऑर्डर्स के लिए। तीनों बना लिए, तीनों को नेम दे देते हैं। एक को नाम मैं दे दूंगा ऑर्डर्स, ठीक है, एक को नाम मैंने दे दिया ऑर्डर्स, एक को नाम दे देंगे कस्टमर्स, ठीक है, एक को नाम दे देंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्लियर है, मजा आया? अब इसके अंदर जोन सा टेबल है सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन रखूंगा। तो ऑर्डर वाले टेबल में मेरे को ऑर्डर आईडी से लेके पहले कस्टमर आईडी तक सारा कुछ चाहिए। मैं ऑर्डर आईडी सेलेक्टेड है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट दबा के कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर ली। मिनट, हाँ, मेरे सारे बीच के कॉलम सेलेक्ट हो गए। ठीक है, कस्टमर आईडी के बाद मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मेरे को सीधा चाहिए प्रोडक्ट आईडी। मैं कंट्रोल दबा के प्रोडक्ट आईडी सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद मेरे को बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मेरे को लास्ट के 4 कॉलम चाहिए, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट एंड प्रॉफिट के। तो मैंने कंट्रोल दबा के पहले सेल्स का कॉलम सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के प्रॉफिट का कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। तो अब देखो जो सिलेक्टेड कॉलम्स है उसके अंदर 10 कॉलम्स मेरे सिलेक्ट हो रखे हैं। क्या करूंगा मैं, रिमूव कॉलम्स पे जाऊंगा ऊपर से, यहाँ पे पास एक ऑप्शन होता है रिमूव अदर कॉलम्स का। ठीक है, मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं किया, मैंने जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक किया नीचे, तो मेरे पास रिमूव अदर कॉलम्स का ऑप्शन होता है, पे क्लिक किया, मेरे पास जो कॉलम मेरे को चाहिए थे सिर्फ वही बचे, बाकी रिमूव हो गए। देखो क्लियर है? सेम काम मैं करूंगा कस्टमर्स के साथ। ठीक है, कस्टमर में मेरे को कस्टमर आईडी से लेके रीजन तक सारे कॉलम चाहिए, तो मैंने कस्टमर आईडी सेलेक्ट किया पहले, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के रीजन सेलेक्ट कर दिया, सारे सेलेक्ट हो गए। सेम चीज करूंगा रिमूव कॉलम्स में जाके रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, अब इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम क्या है, जो कस्टमर आईडी का कॉलम है ना वो ऑर्डर्स के बेसिस पे है, और एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर कर सकता है, तो कस्टमर आईडी के अंदर भी बहुत सारे डुप्लीकेट्स होंगे। मैं इस पे भी राइट क्लिक करके इसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज करूंगा प्रोडक्ट्स के साथ। ठीक है, मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट आईडी से लेके प्रोडक्ट नेम तक चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर दिया, रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स एंड प्रोडक्ट आईडी में से रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, मजा आया? क्लियर है? इसके बाद मैं मास्टर में जाके एक चेंज और करूंगा, जो मेरा पोस्टल कोड है ना, पोस्टल कोड का कॉलम है, इसके आगे 1 2 3 लिखा आ रहा है, दिस इज माय डेटा टाइप, मतलब नंबर्स होता है। ठीक है, जो कि हाँ नंबर्स में है। मतलब प्रॉब्लम इज नंबर्स में मैं ये नहीं देखता कि डेटा किस तरीके का है, मैं डेटा डिसाइड करता हूँ कि उस डेटा के साथ मेरे को करना क्या है उसके बेसिस पे। तो नंबर्स वाले जो डेटा टाइप है वो सिर्फ मैं उन कॉलम्स को देता हूँ जिसके ऊपर मेरे को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। बट पोस्टल कोड के ऊपर तो कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकता मैं, पोस्टल कोड ऐड नहीं करूंगा, एवरेज निकालूंगा, सब नहीं करूंगा, तो कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। तो मैं इस पे 1 2 3 पे क्लिक करके यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा ताकि ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद बस क्लास में क्लोज एंड लोड, विल टेक अ सेकंड, बट ये मेरी हर एक शीट बना देगा और सभी शीट के अंदर मेरा डेटा ऑलरेडी टेबल्स के अंदर प्रॉपर्ली आ जाएगा। ठीक है, तो गिव इट अ सेकंड, होने दो इसे। ठीक है, आ गया मेरा सारा डेटा, और यहाँ पे आप देखो हर एक टेबल का नाम भी ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है, प्रोडक्ट्स का डेटा आ गया, कस्टमर्स का डेटा आ गया, ऑर्डर्स का डेटा आ गया, रिटर्न्स का डेटा आ गया, पीपल का डेटा आ गया। दिस इज योर पावर क्वेरी एडिटर। हाँ, समझ आइए? अलग अलग टुकड़ों में मेरे को कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मेरे को 2 3 टेबल को मिलाना है, अलग अलग डिवाइड करना है, कोई टेबल हटाना है, कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है। बेसिकली ईटीएल लेयर होती है एक्सेल की, दिस पावर क्वेरी। ईटीएल का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो जो ईटीएल लेयर होती है उसका काम क्या होता है, किसी भी जो मेरा डेटा सोर्स है उसमें से डेटा निकालना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, जिस भी तरीके से मेरे को मेरा डेटा चाहिए उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना, और जिस सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे को चाहिए उसमें लोड कर देना। ठीक है, ईटीएल लेयर आपके पास एसक्यूएल में भी है, एक्सेल में भी है, एक्सेल में तो आपने देखी, पावर बीआई में भी होती है, पाइथन में भी होती है। ईटीएल लेयर जहां पे भी आप डेटा के ऊपर काम कर रहे हो ना, वहां पे ईटीएल लेयर होगी ही होगी। ठीक है, एक्सेल और पावर बीआई के टाइम पे जो ईटीएल लेयर होती है दैट इज योर पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, एसक्यूएल में इट इज योर दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड होता है। ठीक है, पाइथन के टाइम पे प्रॉपर कोड होता है, वो फिर अभी समझ नहीं आएगा, जब आप पाइथन करेंगे तभी समझ आ पाएगा वो चीज। पूछो पूछो।
क्वेश्चन पढ़ो ना क्या लिखा है। कर दो। आपका कंट्री या फील्ड, इफ कंट्री या स्टेट की फील्ड एग्जिस्ट करती है तो मैप बना दो। नहीं नहीं, कंट्री और स्टेट, कंट्री या स्टेट। उसे ओपन करने के लिए वैसे आपको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करना था। क्या दिक्कत आ रही है? कहाँ है फाइल? हाँ, डबल क्लिक करो। आप पढ़ो, ये लोग को दिखाओ। अच्छा, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है? विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है। हाँ, ये लो। आपने विजुअल स्टूडियो डाला हुआ है, पता नहीं किसी चीज के लिए। नो आइडिया से। हाँ, ब्लैंक आएगा ना। वही ब्लैंक आया है, उसके अंदर डेटा डालोगे, सेलेक्ट डेटा करके। कोड आ गया। हाँ, तो मैं क्या कि मैंने तो आपको पढ़ने के लिए दिया था ना। अब तो उनका डाउट हो गया, तो आप यहीं पे पढ़ सकते हो, नो इशू। पूछो। सेव कर लो। आप पेन ड्राइव के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दो। व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, इसमें लॉग इन करो व्हाट्सएप, मी वाली चैट। डू वाइल वाले की बात है। वाइल लूप लूपिंग के लिए यूज होता है। बेसिकली तीनों चीजें ही लूपिंग के लिए यूज होती है। कंडीशंस होती हैं कि भाई किस कंडीशन में क्या लूप, कौन सा लूप यूज होएगा। अगर मैं बेसिक बात करूँ फोर और वाइल के बीच में, जब मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस कि भाई मेरा लूप कितनी बार चलना है वो चीज पता होती है, तो मैं फोर लूप यूज करता हूँ। जब मेरे को वो चीज नहीं पता होती, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता, तो मैं वाइल लूप यूज करता हूँ। वाइल लूप की बेस्ड होता है कंडीशन के ऊपर, फोर लूप यूज बेस्ड होता है प्रॉपर आइटरेशंस के ऊपर। ठीक है। फोर और फोर ईच में ये डिफरेंस है कि जब मेरे को प्योर नंबर पता है, लाइक 10 20 30 इस तरीके से नंबर पता है, तो मैं फोर लूप यूज करता हूँ। जब मेरे को पता है कि भाई एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर है, कि भाई मेरी एक्सेल की शीट है, उसके अंदर जितनी भी शीट्स हैं उनके लिए, या फिर जितने भी सेल्स सिलेक्टेड हैं उनके लिए, तो इस केस में जब मेरे को नंबर तो है, रेफरेंस है लेकिन उसका पॉइंट, तो मैं यूज करता हूँ फोर ईच।
कंडीशन फॉर ईच की जब मेरे पास नंबर का रेफरेंस है, नंबर का रेफरेंस मतलब भाई मैंने बोल दिया जितनी भी मेरी एक्सेल की जो फाइल है उसके अंदर जितनी भी शीट्स हैं उतनी बार चलना है, या फिर जितने भी सेल मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उतनी बार चलना है। हाँ ठीक है सर, अब उसका नहीं मतलब कहीं से भी रेफरेंस दे सकते हैं, कोई मैंने सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, 10 सेल सेलेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं कि भाई जितने भी सेल सिलेक्टेड है उतनी बार किसी भी चीज का रेफरेंस दे सकते हैं हम। और नीचे करूँ? ठीक है, सिलेक्ट डेटा नहीं हो रहा, करो राइट क्लिक करो, सिलेक्ट डेटा पे जाओ, हाँ वैल्यूज डालो यहाँ पे रिमूव करके, ऐड करो किसी चीज के बेसिस पे, ऊपर नहीं, ऊपर थोड़ा वैल्यू डालते हो, भूल गए? नीचे एडिट पे जाके वहां पे ऐड या न्यू होगा ना जो फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ इस पे यहाँ पे ऊपर नाम लिखना है कि किस चीज को अपलोड करना चाह रहे हो, और नीचे एक्चुअल वैल्यूज देनी है। अब आप लेजेंड के अंदर एंट्रीज कर रहे हो तो वाई एक्सिस पे जो आपकी वैल्यूज आनी है वो दोगे, मैप की केस में वाई एक्सिस का मतलब होता है कोई भी लाइक सेल्स प्रॉफिट ये सब, और एक्स एक्सिस पे होता है मेरी स्टेट्स या कंट्रीज या जो भी है, ठीक है, तो वैल्यू सिलेक्ट कर दो कौन सी देनी है आपको, आप चेंज कर लो ना उनसे प्लेस, या फिर आप उनको वहीं पे बैठे रहने दो, आप चेयर लेके वहां पीछे की तरफ चले जाओ। हाँ जी, पेस्ट नहीं करना है आपको, आपको डाउनलोड करना है या डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएंगी, डबल क्लिक, फाइल डाउनलोड होगी आपकी फाइल मैनेजर में दिख जाएंगी फाइल्स, है ना, उस पर डबल क्लिक करना आपके लैपटॉप के एक्सेल में ओपन हो जाएंगी, हो जाएगा। अरे यहीं पे करके देख लो ना, यहाँ पे देखो डाउनलोड का सिंबल आ रहा होगा फाइल के आगे, उस पर क्लिक करोगे डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएगा, हाँ बस उस पर वहीं पे क्लिक कर दोगे, डबल क्लिक नहीं वहीं पे सिंगल क्लिक कर लो, यहाँ पे सिंगल होता है फाइल मैनेजर के अंदर डबल होता है, तो यहीं पे आप क्लिक कर दोगे बस, तो वो एक्सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और रिमेंबर कि आपका जो एक्सेल है ना वो लाइक 2021 से थोड़ा न्यूअर हो, 2024 हो या ऑफिस 365 वर्जन हो, क्योंकि पुराना एक्सेल का वर्जन होगा ना तो कई सारे फॉर्मुलाज कई सारे चार्ट्स दिखेंगे नहीं आपको, जैसे एक्स लुकअप हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो ऑफसेट वगैरह के फॉर्मुलाज होते हैं, या फिर और भी ऐसे कई सारे फॉर्मुलाज दिखेंगे नहीं आपको, ठीक है। तो ये लो। इसी को चेंज कर दिया था ना मैंने, इसी में लिखा था वो मैंने, आप ये चार हटा दोगे तो ये सिर्फ लास्ट लाइन टू नॉर्मल टू के टेबल के लिए है, ठीक है, इसमें बस ये जो 5 है ना इसकी जगह पे 1 कर देना। कौन से दिनों? फॉर लूप वाला?
कुछ भी नहीं किया। फॉर लूप में हमारा क्या कंडीशन होती है कि भाई मेरे को नंबर ऑफ आइटरेशंस बताओ, प्योर नंबर हो मेरे पास। अब मैं 2 के टेबल की बात कर रहा हूँ, मैं टेबल्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं 10 तक प्रिंट करता हूँ यूजुअली। तो मैंने अपना नंबर ले लिया 10। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया आई के नाम से, उसको टाइप दिया इंटीजर। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि भाई आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी। ठीक है, और जब 1 से लेकर 10 तक जाएगी, मतलब जब 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। ठीक है, जब तक नेक्स्ट आई नहीं आता ना, वैल्यू आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, जहां जहाँ पे आई है वहां पे 1 आ जाएगा। तो ये सेल 1 1 हो गया, मतलब A1। इसमें मैंने डॉट वैल्यू 2 डाल दी। रो एंड कॉलम, पहले रो आती है फिर कॉलम आता है। ठीक है, तो ये A1 क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये ऐसे चल रहा है A1 B1 C1 D1, पीछे कॉलम। हाँ, मतलब B1 2 नहीं, B2 हुआ। हाँ, B का मतलब 2 हुआ इसमें। ठीक है, 2 5 तक हो गया, मतलब मैंने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, नेक्स्ट आई हो गया, मतलब आई की वैल्यू अब 2 हो गई। तो अब ये A2 B2 C2 D2 E2 इन सब में सारी वैल्यू डल गई। ठीक है, और आई की वैल्यू क्योंकि अब 2 है 1 है, तो जहां जहाँ पे ये सब आई लिखा हुआ है उन हर जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस होती जा रही है। जब ये सब हो गया 10 पे आके वो रुक जाएगा, 10 के बाद नेक्स्ट लाइन नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद मैसेज बॉक्स डन, मतलब एक बॉक्स में डन लिखा जाएगा बस। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैंने अगेन सेम चीज की है, मैंने अब यूज किया फॉर ईच। फॉर ईच में मेरे को नंबर नहीं चाहिए होता, मेरे को रेफरेंस नंबर चाहिए होता है। मैंने जो रेफरेंस नंबर यहाँ पे यूज किया है वो यूज किया नंबर ऑफ शीट्स का। वही मेरे पास जितनी भी शीट्स अवेलेबल है वो नंबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिम WSS वर्कशीट, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया WS के नाम से, उसका डेटा टाइप दिया वर्कशीट। ठीक है, कि भैया मैं इस वेरिएबल के अंदर वर्कशीट सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं नंबर सेव कर रहा था तो इंटीजर दिया था, अब मैं यहाँ पे पूरी पूरी वर्कशीट सेव कर रहा हूँ तो वर्कशीट दिया है। ठीक है, फॉर ईच WS इन दिस वर्कबुक डॉक वर्कशीट, मतलब सबसे पहले WS की वैल्यू शीट 1 हो गई, फिर शीट 2, फिर शीट 3 एंड सो ऑन, जितनी भी आपके पास शीट्स हैं तब तक ये चलता रहेगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या, WS डॉट अनप्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होगा ये। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, मतलब उसको मैं लॉक कर रहा हूँ और पासवर्ड लगा दिया 1 2 3 का। ठीक है, तो मतलब मान लो सबसे पहले शीट 1 आया, शीट 1 डॉट प्रोडक्ट हो गया 1 2 3 के पासवर्ड के साथ। नेक्स्ट WS, फिर शीट 2 हो गया, फिर शीट 2 प्रोडक्ट हो गई, ऐसे जितनी भी शीट है सारी प्रोडक्ट हो गई, उसके बाद सेंड हो गया। सिर्फ 2 शीट प्रोडक्ट करनी है तो उसमें आप नाम दे सकते हो। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। सिर्फ शीट 1 और शीट 2 प्रोडक्ट करनी है, आपके पास और भी शीट्स हैं, आप रेफर कर सकते हो ना उसको, दिस वर्क डॉट वर्कशीट्स डॉट नेम होता है सेलेक्ट। वन, इस तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, यूजुअली हम पूरी वर्कबुक को ही प्रोडक्ट करते हैं, सिर्फ उसको करने का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ये सिंपलर मेथड क्या रहता है कि आप जैसे मेरे को लेट्स से शीट 1 और 2 करनी है, 3 और 4 नहीं करनी, मैं 3 पे आऊंगा, यहाँ पे बस फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पे गए, यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है और लॉक्ड को बंद कर दूंगा। ठीक है, ये चीज मेरे को पहले करनी है प्रोटेक्शन कोड रन करने से। ठीक है, शीट 3 के लिए शीट 4 के लिए दोनों के लिए ये चीज कर दूंगा। तो उसके बाद जब मैं सभी शीट को प्रोटेक्ट कर दूंगा तो जिसमें लॉक्ड क्लिक नहीं है वो लॉक नहीं होगी। क्या नहीं आ रहा, ऐप नहीं आ रहा। आपने सेलेक्ट डेटा वाला पैनल खोलो अपना, पहले लेजेंड एंट्री से, लेजेंड एंट्रीज में क्या लिखा है, लेजेंड एंट्री में स्टेट दे दोगे, ये आपकी गड़बड़। लेजेंड को क्या बोलते हैं, वाई एक्सेस, प्रॉफिट या सेल्स जो भी आपको प्लॉट करना है वो आएगा। एक्स पे हमेशा स्टेट्स आती हैं, जो दूसरे वाला है ना वाला हॉरिजॉन्टल एक्सेस।
ठीक है, नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। अब चलो समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद वाइल लूप का एग्जांपल है एक। ठीक है, इसके अंदर मेरा गोल क्या है कि भाई मैं ना एम्प्टी सेल ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे मैं इस शीट के लिए रन करूंगा तो ये A1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, और नीचे नीचे देखते जाए, जैसे ही इसे एक एम्प्टी सेल मिले तो वो मेरे को रो नंबर बताते हैं, रो नंबर। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक नॉर्मल इंटीजर डिफाइन कर दिया आई के नाम से। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। ठीक है, मैंने क्या किया, डू वाइल सेल्स I1, 1 है तो A1 हो गया ये, डॉट वैल्यू, इस सिंबल का मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब दो स्ट्रिंग्स लगाई हैं, दो कोट्स लगाए सिर्फ, तो होता है एम्प्टी। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी है ना ये, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि जब तक जो सेल, जिस सेल को मैं देख रहा हूँ वो एम्प्टी ना हो जाए, तब तक एक एक सेल आगे बढ़ाते रहो। आई की वैल्यू 1 से प्लस हो रही है, पहली बार में आई की वैल्यू 1 थी तो A1 देखा उसने, फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, फिर वापस इस पे आया उसने, अब 2 है यहाँ पे, आई की वैल्यू 2 हो गई ना नेक्स्ट लूप के लिए, तो 2 1 हो गया, मतलब A2 देखा उसने। ठीक है, ऐसे A3 देखेगा, 4 देखेगा, जब तक उसे एक सेल एम्प्टी नहीं मिल जाता वो ये लूप चलाता रहेगा। जैसे उसे एक सेल एम्प्टी मिला, उसने लूप बंद कर दिया। अब आई की वैल्यू जो लास्ट होगी वो वही वाली होगी जब उसे एम्प्टी सेल मिल गया है ना। मैंने क्या किया, मैसेज बॉक्स फर्स्ट एम्प्टी सेल इज एट, क्योंकि मैं ए में ही चला रहा हूँ, 1 ही है यहाँ पे, तो मैंने ए लिख दिया, एंड आई जो भी उसका रो नंबर था। ऐसे में बन गया। ऐसे में बोलो बोलो क्या इशू है। हाँ, फर्स्ट कॉलम। अच्छा, हम तो चेक कर रहे हैं ना, हम सिर्फ वैल्यू डाल थोड़ा ना रहे हैं, वैल्यू तो कहीं पे भी अपडेट कर दी नहीं किसी चीज की। मैंने तो चेक किया कि कौन सी वैल्यू एम्प्टी है कौन सी नहीं है। डन। डन किया, फर्स्ट एम्प्टी सेलेक्ट A11, A11 एम्प्टी है। ठीक है, समझ, क्लियर है VBA, इतना ही VBA है, लास्ट कोड था VBA का। ठीक है, डाउट्स आप लोगों के और कुछ, कल आएंगे, कल आ जाना, कोई बात नहीं, कल डाउट्स ले लेंगे आपके। ठीक है, अच्छा हाँ, आपका वीकेंड पे ना टाइम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेरे को, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं बताता हूँ। मेरे को अपने स्लॉट्स देखने दो। वीकेंड पे ना, आपका टाइम रखते हैं क्लॉक बॉक्स, है ना, 11 बजे रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन ही रहेंगे, अब थोड़ा लेट भी आओगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, द पॉइंट इज 12 to 1 मेरा ब्रेक होता है। ठीक है, मैं मतलब अवेलेबल नहीं होऊंगा, मैं बाहर बाहर चला जाऊँ, तो देखो अब तो वैसे प्रैक्टिस सेशन है, तो आप किसी भी टाइम आ सकते हो वैसे तो। ठीक है, मैं अवेलेबल होता ही हूँ यहाँ पे, आप डाउट्स वगैरह मेरे से पूछ सकते हो, बट ऑफिशियल अगर आपको एक टाइम चाहिए तो दैट विल बी 11। ठीक है।
पूछो पूछो। लिमिट में तो सीधा सीधा नंबर डलता है ना, लिमिट 2, लिमिट 3 ऐसे। आपने चैट जीपीटी से कुछ कोड लिखवाया हुआ है? ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोड दिखाओ मेरे को। नहीं, 1 का मतलब फर्स्ट रो हटा के एक रो दिखा दी। टॉप में क्यों होगा? लिमिट का फंक्शन है ना, लिमिट का सिंटेक्स है। हाँ, टॉप में करना हो, अब गोल क्या है? हम्म, हम्म, तो अचीव करने के लिए आप सब क्वेरीज यूज कर लो। टॉप 10 निकाल के बॉटम 8 देख लो। हर कंपनी ने बोल दिया कि ओरेकल के काम नहीं करते हम, फिर सिंपल चीजों के पैसे नहीं मिलते ना। हम्म, हम्म, ये तो हमेशा ही एक रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमेशा ही होती है। 1 to 1, 1 to मैनी क्या डिस्क्राइब करते हैं कि भाई मान लो मेरे पास आईडीज है, ठीक है, टेबल 1 में भी ऑर्डर आईडी का कॉलम है, टेबल 2 में भी ऑर्डर आईडी का कॉलम है। अब जो टेबल 1 की ऑर्डर आईडी है वो एग्जैक्टली एक ही बार है टेबल 2 में, बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से है, अगर 1 2 3 और 1 2 1 3 2 ले लो मैं इसे, ठीक है, सारी चीज एक एक बार ही है, ये होता है 1 to 1, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 और 1 2 2 ले लूं तो 1 एक ही बार है, 2 दो बार आ गया, ये हो गया 1 to मैनी। इसका अपोजिट 9 to 1, और फिर दोनों में मल्टीपल टाइम्स है तो मैनी टू मैनी। और डाउट्स या अभी के लिए इतना ही है? अच्छा, उसके डाउट से परसों बोले ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। गाइस, आप लोगों को कोई और डाउट्स? समय, आप समय का नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हो, उसके बाद आपको जो क्राइटेरिया की रेंज होती है वो क्राइटेरिया इक्वल टू क्या है, और फिर जो जिस चीज का सम करना है। समय फॉर सेल्स, अच्छा, दो समय के फॉर्मूला लगेंगे, एक बार आपको प्रोडक्ट वाइज सेल्स दिखानी है, एक बार आपको दूसरा क्या रीजन ना, रीजन वाइज सेल्स दिखानी है, ठीक है। तो बेसिकली कि मान लो ए प्रोडक्ट ए है, ठीक है, तो समय का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा कि भाई समय, जो आपका टेबल का नाम है, लेट्स से टेबल 1, ठीक है, टेबल 1 प्रोडक्ट ए, कॉमा, जहां पे आपने प्रोडक्ट ए लिखा हुआ है, ठीक है, तो दैट प्रोडक्ट ए लिख के बता देता हूँ। ऐसे समझ आने में आप हाँ हाँ तो कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा आपको? देखो, मान लो इस तरीके का टेबल है, एक कॉलम है बस प्रोडक्ट्स का, एक कॉलम है बस सेल्स का, ठीक है, ये मेरे पास सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी A B A C लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, राइट, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? समिट, ठीक है, मेरे को किस में ढूंढना है, ठीक है, ढूंढना किस में है? प्रोडक्ट्स में, तो मान लो ये टेबल 1 है, इसका नाम T1 लिख लेता हूँ, T1 में प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद क्या ढूंढना है? जो इस सेल में लिखा हुआ है वो ढूंढना है, मान लो ये C8 है इसका एड्रेस, तो C8, ठीक है।
फिर रिटर्न क्या करना है, टेबल 1 में से सेल्स की वैल्यू रिटर्न करनी है सम करके, तो T1 में से सेल्स लिख दोगे, ये होता है समय का फॉर्मूला। ठीक है, और कोई डाउट्स? क्या ऑटो इंक्रीमेंट, आगे बढ़ना ऑटोमेटिकली 1 2 3 बढ़ते जाना। डाउट्स खत्म? ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, अगली बार आपके डाउट्स फिर हम कल और परसों भी लेंगे। ठीक है, तो डाउट्स आर प्रिपेयर करके लाना उन्हें। ओके, चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।